हेलो एवरीवन। तो मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सेकंड टॉपिक है। इस टॉपिक में बुक्स में जब देखा जाए तो सबसे पहले क्या दिया होता है, सबसे पहले बुक्स पे दिया गया होता है कि इंस्पिरेटरी मसल जिसमें आती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायाफ्राम, और एक्सपिरेटरी मसल जिसमें आती है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एब्डोमिनल मसल्स। ठीक, बुक्स पे वो पहले दिए, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दिया कि कैसे ब्रीदिंग इंस्पिरेशन होती है, कैसे एक्सप्रेशन होती है, किस मसल से कि कंट्रैक्ट करने से, किस मसल के रिलैक्सेशन से। तो वो आपको एक तो पहले से पता है, नहीं पता है तो एक बार बुक को देख लीजिएगा, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर को कहाँ से, प्रेशर चेंजेस से। ठीक, तो देखिए दो टाइप की प्रेशर चेंजेस होती हैं जो हम पहले पढ़ने वाले हैं। एक तो प्लूरल प्रेशर और एल्वियोलर प्रेशर। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, प्लूरल प्रेशर, दो लेयर ऑफ प्लूरा के बीच में जो फ्लूइड होगा, जो उसमें प्रेशर होगा, उसको हम प्लूरल प्रेशर कहेंगे। अब इसके वैल्यू याद रखने हैं। आपको पता है हमारी लंग्स में अगर नॉर्मली नेगेटिव प्रेशर -5 सेंटीमीटर/2 नहीं होता तो वो लंग्स कोलैप्स हो जाएंगी। तो यही प्लूरल प्रेशर जो नॉर्मली -5 सेंटीमीटर वाटर होता है, यही रिक्वायर होता है टू होल्ड द लंग्स ओपन। समझ आ गया। इसके बाद इंस्पिरेशन के दौरान क्या होता है, जो हमारा चेस्ट वॉल है उसका एक्सपेंशन होता है। तो चेस्ट वॉल के एक्सपेंशन के कारण ये प्रेशर क्या होगा, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर घटेगा। तो चेस्ट वॉल के एक्सपेंशन के कारण अभी प्लूरल प्रेशर -5 सेंटीमीटर/2 से चेंज होके -7.5 सेंटीमीटर/2 हो जाता है। ठीक, और जब ये -7.5 सेंटीमीटर/2 हो जाता है, उसके बाद क्या 500 ml एयर इनहेल किया जाता है। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है एल्वियोलर प्रेशर। ये भी नाम से ही पता चल रहा है, एल्वियोलर प्रेशर यानी प्रेशर इनसाइड एल्वियोले। ठीक, एल्वियोले के अंदर जो प्रेशर होगा। अब नॉर्मली ये कितना होता है, नॉर्मली ये होता है 0 सेंटीमीटर/2। अब इंस्पिरेशन के टाइम ये हो जाता है -1 सेंटीमीटर/2 और एक्सपिरेशन के टाइम ये हो जाता है +1 सेंटीमीटर/2। देखिए ये जो माइनस होता है ना, नेगेटिव प्रेशर जो होता है, ये होता है सकिंग प्रेशर, और जो ये प्लस वाला प्रेशर होता है ना, ये होता है पुशिंग प्रेशर। तो इंस्पिरेशन के टाइम -1 सेंटीमीटर/2 होता है तो एयर सक इन हो जाता है। तो एक्सपिरेशन के टाइम +1 सेंटीमीटर/2 होता है तो एयर पुश आउट हो जाता है। ठीक, तो ये हमने दो प्रेशर पढ़े, प्लूरल प्रेशर, एल्वियोलर प्रेशर, इनके वैल्यूज हमने याद किए। ठीक, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, ये होता है डिफरेंस बिटवीन प्लूरल प्रेशर एंड एल्वियोलर प्रेशर। सो ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज द डिफरेंस बिटवीन एल्वियोलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर। ओके, इतना क्लियर हो गया। प्रेशर चेंजेस हमने देख ली। अब देखिए ग्राफ देखते हैं हम, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। ठीक, तो प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में क्या होता है, इसमें हम प्रेशर चेंजेस दिखाते हैं और वॉल्यूम चेंजेस दिखाते हैं। देखिए ग्राफ को ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। देखिए नीचे हम क्या दिखा रहे हैं, प्लूरल प्रेशर। बताइए प्लूरल प्रेशर नॉर्मली कितना होता है, प्लूरल प्रेशर नॉर्मली होता है -5 सेंटीमीटर/2। इसके बाद इंस्पिरेशन के टाइम ये पहुंच जाता है टू -7.5 सेंटीमीटर/2, और फिर ये वापस 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 पहुंच जाता है टू -5 सेंटीमीटर/2। ठीक, एट द एंड ऑफ द साइकिल कहाँ पे, -5 सेंटीमीटर/2। ये है कौन सा प्रेशर, प्लूरल प्रेशर। इसके बाद देखिए एल्वियोलर प्रेशर नॉर्मली होता है 0। इंस्पिरेशन के टाइम कितना होता है, -1 सेंटीमीटर/2, और एक्सपिरेशन के टाइम कितना होता है, +1 सेंटीमीटर/2। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए एल्वियोलर प्रेशर और प्लूरल प्रेशर की डिफरेंस क्या होती है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। तो इस ग्राफ में जो इन दोनों के बीच का एरिया है, ये हमें दिखाएगा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। प्रेशर चेंजेस आपको समझ आ गई। इसके बाद वॉल्यूम चेंजेस देखते हैं। देखिए सबसे पहले वॉल्यूम 0 होता है, इंस्पिरेशन के टाइम वॉल्यूम बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, और ½ लीटर 500 ml एयर हमारी लंग्स के अंदर चला जाता है, और एक्सपिरेशन के दौरान वो घटता है घटता है घटता है घटता है, और आखिरी में क्या वापस हमारी लंग्स का वॉल्यूम कितना हो जाता है, 0 लीटर हो जाता है। ये आपको समझ आया। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा इसमें, मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग में हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा प्लूरल प्रेशर, जो नॉर्मली कितना होता है, नॉर्मली होता है वो -5 सेंटीमीटर/2। नेगेटिव प्रेशर होता है, रिक्वायर्ड होता है टू होल्ड द लंग्स ओपन। ठीक, और उसके बाद दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा एल्वियोलर प्रेशर, जो नॉर्मली कितना होता है, -5 सेंटीमीटर/2 होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा
एल्व्यूलर प्रेशर जो नॉर्मली 0 सेंटीमीटर/2 होता है, इंस्पिरेशन के टाइम -1 सेंटीमीटर/2 और एक्सपिरेशन के टाइम +1 सेंटीमीटर/2 होता है। इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर, दैट इज डिफरेंस बिटवीन एल्व्यूलर प्रेशर एंड प्लूरल प्रेशर। ठीक, तो प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस समझ आ गई। अब देखते हैं, अब हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं जो है कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस इंपॉर्टेंट तो है पर बहुत आसान है। कॉम्प्लियंस क्या होता है? स्ट्रेचेबिलिटी एंड डिस्टेंसिबिलिटी, लंग्स की स्ट्रेचेबिलिटी या लंग्स की डिस्टेंसिबिलिटी। कॉम्प्लियंस हमें दिखाता है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर लंग्स का वॉल्यूम कितना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक, तो डेफिनेशन भी वही है, देखिए, एक्सटेंट टू विच लंग्स विल एक्सपैंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ठीक, कितना लंग्स एक्सपैंड करेंगे एक यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर के साथ। ठीक, तो इसका वैल्यू याद रखना है हमें। दोनों लंग्स का अगर एक साथ देखा जाए तो 200 ml एयर, इतना वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है जब हम 1 सेंटीमीटर/2 ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर को इंक्रीज करें। समझ आ गया? तो कॉम्प्लियंस में हमने क्या देखा? कॉम्प्लियंस होती है स्ट्रेचेबिलिटी एंड डिस्टेंसिबिलिटी, और अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है एक्सटेंट टू विच द लंग्स विल एक्सपैंड फॉर ईच यूनिट इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। अगर इसके वैल्यू की बात करें तो दोनों लंग्स का एक साथ कितना होता है? 200 ml ऑफ एयर पर सेंटीमीटर वाटर इंक्रीज इन ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। इतना समझ आ गया? इसके बाद देखिए कॉम्प्लियंस डायग्राम देखते हैं। कॉम्प्लियंस डायग्राम आपको पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी, इतनी इंपॉर्टेंट है। देखिए कॉम्प्लियंस डायग्राम में जो वाई एक्सिस होती है उसमें क्या होती है? लंग वॉल्यूम चेंजेस, और एक्सिस में क्या होता है? ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ये देखिए, ये ऐसे नीचे आता है इंस्पिरेशन, ऊपर आता है एक्सपिरेशन। अब आप बोलोगे कि ये जो कॉम्प्लियंस डायग्राम है इसमें हिस्टेरेसिस कर्व क्यों बन रहा है, क्यों एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही है? तो इसका भी जवाब है। देखिए इसका फंडा क्या है? इसका फंडा ये है कि किसी भी गिवन प्रेशर चेंज के लिए एक्सप्रेशन के टाइम जो वॉल्यूम चेंज होता है वो ज्यादा होता है, और इंस्पिरेशन के टाइम जो वॉल्यूम चेंज होता है वो कम होता है। इसीलिए ये हिस्टेरेसिस कर्व बनता है। समझ आया? इस हिस्टेरेसिस कर्व को याद रखिएगा। नीचे आता है इंस्पिरेशन, ऊपर आता है एक्सप्रेशन। नीचे इंस्पिरेशन ऊपर एक्सप्रेशन क्यों आता है, या हिस्टेरेसिस कर्व क्यों बनता है? क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर प्रेशर चेंज के लिए वॉल्यूम चेंज ज्यादा होता है ड्यूरिंग एक्सप्रेशन। ये याद हो गया? तो हमें कॉम्प्लियंस डायग्राम समझ आ गई। इसके बाद देखिए, अगर अब हम देखिए कॉम्प्लियंस किसकी? थोरैक्स और लंग्स की एक साथ। अभी तक तो हम देख रहे थे स्ट्रेचेबिलिटी सिर्फ लंग्स की। अब अगर थोरैक्स के साथ देखें तो देखिए थोरैक्स में क्या आता है? ऊपर से रिब केज है, तो बहुत ज्यादा प्रेशर की जरूरत पड़ती है हमें क्या? उनको इन्फ्लेट कराने में, इस पूरे सिस्टम को, रादर देन लंग्स को अकेले में। तो यही हमने कहा कि कॉम्प्लियंस ऑफ द थोरैक्स एंड लंग्स टुगेदर कितनी है? सिर्फ 110 ml एयर पर सेंटीमीटर वाटर ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ओके, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट ट्वाइस प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू इन्फ्लेट द पल्मोनरी सिस्टम एज दैट ऑफ लंग्स अलोन। ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद देखिए, अब हमें कुछ फोर्सेस के बारे में देखना है जो कॉम्प्लियंस को क्या कर रही है? अपोज करते हैं। सबसे पहले होता है इलास्टेंस ऑफ लंग्स। देखिए मैं आपको कैसे समझाता हूं। एक बैलून है हमारे पास, उस बैलून में हम क्या करते हैं? उस बैलून में हम एयर भरते हैं। जब अब ये एयर बाहर निकलती है तो आप देखते हैं वो बैलून फिर से क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होती है? उसमें कोलैप्सिंग प्रॉपर्टी होती है। इसी कोलैप्सिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टेंस। यही कोलैप्सिंग प्रॉपर्टी लंग्स में भी होती है जो कॉम्प्लियंस को ओवरकम करती है, यानी स्ट्रेचेबिलिटी को ओवरकम करती है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है सरफेस टेंशन। देखिए ये हमारा एल्वियोले है, इस पे क्या होते हैं? यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर की तरफ एक फोर्स लगाते हैं। ठीक, यही होता है सरफेस टेंशन। तो इस सरफेस टेंशन के कारण भी लंग्स क्या हो जाती है? डिफ्लेट होने की कोशिश करती है, या क्या कॉम्प्लियंस को अपोज करने की कोशिश करता है ये सरफेस टेंशन। तो ये दो फोर्सेस आपको समझ आ गए, इलास्टेंस और सरफेस टेंशन। ठीक, तो देखिए आपको क्या प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस समझ आ गई, आपको कॉम्प्लियंस समझ आ गया। अब हम देखते हैं वर्क डन इन ब्रीदिंग। वर्क डन इन ब्रीदिंग, नॉर्मल वर्क डन इन ब्रीदिंग होता है 0.5 kg मीटर पर मिनट। इसका वैल्यू आप याद रखिएगा, 0.5 kg मीटर पर मिनट। अब जो वर्क डन होता है उसमें से 65% तो यूज होता है टू ओवरकम इलास्टिक फोर्सेस, और 35% यूज होता है टू ओवरकम रेजिस्टेंस इन द सिस्टम। देखिए अब इलास्टिक फोर्सेस हमारे पास दो होते हैं,
एक जिसमें 2/3 वर्क यूटिलाइज होता है वो होता है सरफेस टेंशन, दूसरा जिसमें 1/3 वर्क यूटिलाइज होता है वो होता है इलास्टिसिटी ऑफ लंग टिश्यू या लंग टिश्यू इलास्टिसिटी। इसके बाद जो 35% वर्क हम करते हैं रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। हमारे अंदर दो टाइप की रेजिस्टेंस होती है, एक तो जो एयरवे रेजिस्टेंस होती है और दूसरी जो लंग टिश्यू रेजिस्टेंस होती है। तो एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमें 28% वर्क करना पड़ता है और लंग टिश्यू को ओवरकम करने के लिए हमें 7% वर्क करना पड़ता है। ये वर्क डन इन ब्रीथिंग को ऐसे ही याद रखिएगा, हमें इसमें ज़्यादा फिजिक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें यही वैल्यूज याद रखने कि नॉर्मल वर्क डन कितनी होती है 0.5 kg/min। अब उस वर्क डन में 65% तो होता है यूटिलाइज टू ओवरकम द इलास्टिक फोर्सेज और 35% होता है यूटिलाइज टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन द सिस्टम। अब जो 65% यूज होता है इलास्टिक फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए, उसमें 2/3 वर्क यूज होती है सरफेस टेंशन को ओवरकम करने के लिए और 1/3 वर्क यूज होती है लंग टिश्यू इलास्टिसिटी को ओवरकम करने के लिए। अब जो 35% रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए हमने यूज की, उसमें 28% एयरवे रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए यूटिलाइज होती है और 7% लंग टिश्यू रेजिस्टेंस को यूटिलाइज करने के लिए यूज होती है। ठीक, देखिए इसके बाद हमें पढ़ना है लॉपलेस लॉ। लॉपलेस लॉ हम क्या पढ़ेंगे, सरफेक्टेंट पढ़ने के बाद पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, जो हमारी एल्वियोलर एपिथेलियल सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूमोसाइट्स भी कहते हैं, वो दो टाइप की होती है। एक तो होती है टाइप 1 जो लार्ज होती है और टाइप 2। टाइप 2 को हम क्या याद रखेंगे, इसमें 3 S आते हैं, यानी स्मॉल होती है, ये सरफेक्टेंट की प्रोडक्शन कराती है और ये एक्ट करती है स्टेम सेल्स फॉर लंग रिपेयर। ठीक, अगर आपसे पूछा जाए बताओ सरफेक्टेंट को कौन प्रोड्यूस करता है, तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। बताओ छोटी कौन सी न्यूमोसाइट्स होती है, तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। बताओ स्टेम सेल्स की तरह कौन एक्ट करती है फॉर लंग रिपेयर, तो टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। इतना समझ आ गया। देखिए अब सरफेक्टेंट में हम पहले उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो जो हमारा सरफेक्टेंट होता है, सरफेक्टेंट में क्या होते हैं, सरफेक्टेंट में लिपिड्स होते हैं और प्रोटीन्स होते हैं। सरफेक्टेंट में जो मेजर लिपिड होता है वो होता है लेसिथिन, इसका दूसरा नाम है डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन, डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन, ठीक, या लेसिथिन। इसके बाद जो माइनर लिपिड्स होता है वो होता है स्फिंगोमाइलिन। और प्रोटीन्स में कौन कौन आता है, सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए, सर्फेक्टेंट प्रोटीन बी, सर्फेक्टेंट प्रोटीन सी और सर्फेक्टेंट प्रोटीन डी। ठीक, तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया। स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, लिपिड्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं। लिपिड में मेजर लिपिड होता है डाई पाल्मेटाइल फॉस्फेटाइडल कोलिन और माइनर लिपिड होता है स्फिंगोमाइलिन। प्रोटीन्स में होता है सर्फेक्टेंट प्रोटीन ए, बी, सी, डी। इतना क्लियर हो गया। देखिए अब इस डायग्राम से हम समझते हैं सर्फेक्टेंट का फंक्शन। ये हमारी एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई की सरफेस जो होती है ये लाइन होती है बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जिनके कारण एक सरफेस टेंशन लगता है इनवर्ड्स। लगा सरफेस टेंशन, तो अब ये सरफेस टेंशन क्या चाहेगा, मैं इस एल्वियोलाई को कोलैप्स कराऊं। तो यही हमने कहा, नॉर्मली द एल्वियोलर सरफेस इज लाइंड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स दैट एक्सर्ट सरफेस टेंशन इनवर्ड्स, ओके, एंड कॉज द कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई। लेकिन सरफेक्टेंट कहता है कि मैं तुम्हें करने नहीं दूंगा। तो सरफेक्टेंट क्या करता है, सरफेक्टेंट एक अपनी लेयर बनाता है बिटवीन द एल्वियोलाई एंड दिस वाटर मॉलिक्यूल लेयर, जिसके कारण क्या होता है, देखिए एक ये जो सरफेस टेंशन लग रहा था अंदर की तरफ, ये क्या होगा, कम होगा। दूसरा, आप ये चाह रहे थे कि कोलैप्स करे, जब सरफेस टेंशन कम हुआ तो कोलैप्स नहीं कर पाएंगे और एल्वियोलाई स्टेबल रहेंगे। तो यही हमने कहा कि फंक्शन क्या है सरफेक्टेंट के, ये डिक्रीज करता है सरफेस टेंशन बाय फॉर्मिंग अ लेयर बिटवीन एल्वियोलर एपिथेलियम एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। उसके बाद ये कोलैप्स से बचाता है एल्वियोलाई के और ये इंश्योर करता है कि एल्वियोलाई स्टेबल रहे। ये 3 फंक्शन आपको याद हो गए। देखिए अब हम आते हैं लॉपलेस लॉ पे। तो लॉपलेस साहब ने क्या कहा, लॉपलेस साहब ने कहा था P = 2T/R। हमने कहा ओके। कहा बताओ सरफेस टेंशन को कम कौन करता है, हमने कहा सरफेक्टेंट सरफेस टेंशन को कम करता है। कहा सरफेस टेंशन को कम करता है और कोलैप्स से बचाता है, यानी रेडियस कम होने से बचाता है। तो रेडियस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। चलिए, एक तो सरफेस टेंशन को कम किया, रेडियस को इंक्रीज किया। ऊपर वाला जब घटता है और नीचे वाला बढ़ता है तो इसके प्रेशर के साथ क्या होगा, ये कोलैप्सिंग प्रेशर ट्रेमेंडसली कम हो जाता है। यही है लॉपलेस लॉ सरफेक्टेंट के एक्शन के लिए, कि सरफेक्टेंट क्या करता है,
सरफेस टेंशन को कम करता है, रेडियस को बढ़ाता है, देयर बाई कोलैप्सिंग प्रेशर को बहुत कम कर देता है। ठीक, ये आपको समझ आ गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमें पढ़ना है आखिरी जो है रेगुलेशन ऑफ सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन। तो इसमें आपको याद रखना है कि सर्फेक्टेंट को इंक्रीज कराते हैं स्टीरॉइड्स, कॉर्टिसोल और थायराइड हार्मोन्स, और ये नॉर्मली डिक्रीज नहीं होता। इस डिक्रीज इज ऑलवेज पैथोलॉजिकल। ये कब डिक्रीज होता है? जब इंसुलिन की एक्सेसिव लेवल्स हो। ठीक, तो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन इंक्रीज होती है बाय स्टीरॉइड्स, कॉर्टिसोल एंड थायराइड हार्मोन्स, और डिक्रीज हमेशा पैथोलॉजिकल होता है जैसे इन एक्सेस लेवल्स ऑफ इंसुलिन। समझ आया? ठीक, कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, इस टॉपिक को लेकर, तो आप या तो कमेंट में हमें लिख सकते हैं या तो आप टेलीग्राम चैनल पे भी बोल सकते हैं। हम उस डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।